क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी नींद सिर्फ थकान मिटाने का साधन नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन की दिशा तय करने वाली शक्ति हो सकती है? चरक संहिता में महर्षि चरक एक अत्यंत गहरा सूत्र बताते हैं। निद्रा यत्तम सुखम दुखम पुष्टि कारश्यम बलाबलम वृष्टा क्लब ज्ञानम अज्ञानम जीवितम नच, अर्थात मनुष्य का सुख या दुहक शरीर का पुष्ट होना, या दुर्बल होना शक्ति, या निर्बलता पुरुषार्थ, या नपुंसकता ज्ञान, या अज्ञान, यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु भी, संगीत, बहुत हद तक उसकी निद्रा पर निर्भर करते हैं। आयुर्वेद के महान आचार्यों का मानना था कि शरीर में उत्पन्न होने वाली अधिकांश मानसिक और शारीरिक समस्याओं की जड़ कहीं ना कहीं नींद की गुणवत्ता से जुड़ी होती है। यदि आपकी नींद गहरी है तो रात भर शरीर स्वयं को रिपेयर करता है, मस्तिष्क को संगीत, पोषण मिलता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ओजस बढ़ता है और अगला दिन नई शक्ति के साथ शुरू होता है। लेकिन यदि नींद अधूरी रह जाए, बार बार टूटे या पर्याप्त गहराई तक ना पहुंचे, तो शरीर कभी संगीत पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाता। सेल्स को वो विश्राम नहीं मिलता जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। मस्तिष्क पूरी तरह रिसेट नहीं हो पाता और धीरे धीरे शरीर में समस्याओं का जन्म होने लगता है। आयुर्वेद इस अवस्था को अनिद्रा कहता है और यही अनिद्रा आगे चलकर अनेक रोगों का कारण बनती है। यही वजह है कि यदि आपकी नींद सही नहीं है तो आप चाहे कितना भी अच्छा भोजन करें, चाहे कितना भी व्यायाम करें, शरीर अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। मसल्स ग्रोथ प्रभावित होगी, फोकस कम होगा, ध्यान भटकेगा, दिन भर थकान बनी रहेगी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल दिखाई देंगे, गुस्सा बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, स्किन की चमक कम होने लगेगी, बाल झड़ने लगेंगे, इम्यूनिटी कमजोर होने लगेगी और दिमाग में लगातार एक प्रकार का ब्रेन फॉग बना रहेगा। यानी ऐसा महसूस होगा जैसे मन पूरी तरह साफ ही नहीं हो रहा। यही नहीं, इससे भी संगीत कई बड़ी समस्याओं की शुरुआत हो सकती है और इन सब के पीछे केवल एक कारण हो सकता है, अच्छी और गहरी नींद का अभाव। इसीलिए आज हम आपके साथ 5 ऐसी प्राचीन वैदिक तकनीकें साझा करने वाले हैं जिन्हें यदि आप अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी नींद की गुणवत्ता आश्चर्यजनक रूप से बेहतर हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनमें किसी भी प्रकार की स्लीपिंग पिल, दवा या केमिकल पर निर्भरता नहीं है। ये वही सिद्धांत है जिन्हें हजारों वर्षों पहले ऋषि मुनियों ने अपनाया था और आश्चर्य की बात यह है कि आज भी ये उतने ही प्रभावी है। लेकिन इन तकनीकों को समझने से पहले एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। आखिर अच्छी नींद किसे कहा जाए? क्योंकि केवल अधिक घंटे सोना ही अच्छी नींद नहीं कहलाता। नींद की मात्रा से ज्यादा उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। आयुर्वेद कहता है कि जब मन, इंद्रियां और शरीर अपने बाहरी विषयों से हटकर विश्राम की अवस्था में प्रवेश करते हैं, तभी वास्तविक निद्रा का जन्म होता है। इसीलिए महर्षि चरक ने नींद को 7 प्रकारों में विभाजित किया है। पहला है तमोभव निद्रा, संगीत। जब शरीर में तमस की अधिकता हो जाती है और बिना किसी विशेष कारण के बार बार नींद आने लगती है, तब उसे तमोभव निद्रा कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को लगातार भारीपन महसूस होता है, उत्साह कम हो जाता है, मोटिवेशन घट जाता है और मन में स्पष्टता की कमी दिखाई देती है। दूसरा प्रकार है श्लेष्म समुद्भव निद्रा। ये कफ की वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है। ऐसे लोगों को भोजन के बाद अत्यधिक नींद आती है, शरीर भारी लगता है, सुबह उठने में कठिनाई होती है और पूरे दिन सुस्ती बनी रहती है। तीसरा प्रकार है शरीर श्रम संभव निद्रा। ये शारीरिक परिश्रम के बाद आने वाली नींद है। जब व्यक्ति मेहनत करता है, व्यायाम करता है या संगीत शरीर को पर्याप्त श्रम देता है, तब जो नींद आती है वो गहरी और संतोष देने वाली होती है। यही वो नींद है जिसमें शरीर वास्तविक रूप से रिपेयर और रिकवर करता है। चौथा प्रकार है मानसिक श्रम संभव निद्रा। जब दिमाग अत्यधिक सोच विचार, तनाव, अध्ययन या फोकस के कारण थक जाता है, तब जो नींद आती है उसे मानसिक श्रम संभव निद्रा कहा जाता है। इसमें मस्तिष्क को विश्राम मिलता है, हालांकि कई बार ये भारीपन के साथ भी आ सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रकार है आगंतुकी निद्रा। ये वो नींद है जो किसी बाहरी कारण के प्रभाव से आती है, जैसे किसी चोट, आघात, शॉक या ट्रॉमा के बाद। ये सामान्य नींद नहीं होती, ये शरीर की एक सुरक्षा प्रतिक्रिया होती है जिसमें चेतना अस्थायी रूप से विश्राम की अवस्था में चली जाती है। छठा प्रकार है व्याध्यन अनुवर्तनी निद्रा। ये किसी बीमारी के कारण आने वाली नींद है, जैसे बुखार, संक्रमण या किसी अन्य रोग के दौरान अत्यधिक नींद आना। इस अवस्था में शरीर अपनी ऊर्जा को बचाने का प्रयास करता है ताकि वो रोग से लड़ सके। इस प्रकार की नींद के साथ अक्सर कमजोरी, सुस्ती और थकावट भी जुड़ी होती है। और 7वां तथा सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है रात्रि स्वभाव निद्रा, यानी प्रकृति द्वारा
निर्धारित, स्वाभाविक और स्वस्थ नींद। वो नींद जो रात होते ही स्वाभाविक रूप से आने लगती है, जिसके बाद सुबह उठने पर शरीर हल्का महसूस होता है, मन शांत रहता है और ऊर्जा भरपूर होती है। आयुर्वेद के अनुसार यही आदर्श और सबसे श्रेष्ठ निद्रा है। अब एक बार स्वयं से पूछिए, आपकी नींद इन 7 प्रकारों में से किस श्रेणी में आती है? क्या आप सुबह उठकर ताजगी महसूस करते हैं या फिर घंटों सोने के बाद भी थकान बनी रहती है? यही प्रश्न आपकी वास्तविक स्थिति को समझने में मदद करेगा। अब बात करते हैं पहली वैदिक तकनीक की, तमो प्रवेश विधि। नाम सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये नींद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आयुर्वेद कहता है कि गहरी नींद का द्वार अंधकार से होकर गुजरता है। जितना गहरा अंधकार होगा, उतनी ही गहरी निद्रा की संभावना बढ़ेगी। इसके पीछे केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक कारण भी है। हमारे मस्तिष्क के मध्य भाग में एक छोटी सी ग्रंथि होती है, इसे पीनियल ग्लैंड कहा जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से ये मस्तिष्कीय पोषण और संतुलन से जुड़ी मानी जाती है। आधुनिक विज्ञान बताता है कि यही ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन का निर्माण करती है और यही मेलाटोनिन हमारे स्लीप साइकिल को नियंत्रित करता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, मेलाटोनिन केवल अंधकार में ही पर्याप्त मात्रा में बनता है। जैसे ही आंखों पर तेज रोशनी पड़ती है, उसका निर्माण कम होने लगता है। अब सोचिए, आज का आधुनिक जीवन कैसा है? रात तक मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, एलईडी लाइट्स और लगातार स्क्रीन का उपयोग। मस्तिष्क को यह संकेत ही नहीं मिल पाता कि अब रात हो चुकी है, उसे लगता है कि अभी भी दिन है। परिणाम मेलाटोनिन कम बनता है, नींद की गुणवत्ता गिरती है, मस्तिष्क को पूरा विश्राम नहीं मिलता, ओजस का निर्माण प्रभावित होता है और धीरे धीरे शरीर की मरम्मत प्रक्रिया कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए केवल अंधेरा समझना पर्याप्त नहीं है, उसे सही तरीके से लागू करना भी आवश्यक है। आइए इसे चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। पहला चरण, प्रकाश संयम। सोने से लगभग 1 घंटा पहले तेज रोशनी बंद कर दीजिए। यदि रोशनी की आवश्यकता हो तो केवल हल्की और गर्म रंग की लाइट का उपयोग कीजिए। दूसरा चरण, इंद्रिय विराम। सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और अन्य स्क्रीन से दूरी बना लीजिए। ये आदत अकेले ही आपकी नींद में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तीसरा चरण, पूर्ण अंधकार। सोते समय यह सुनिश्चित कीजिए कि कमरे में कोई अनावश्यक प्रकाश ना हो। छोटी एलईडी लाइट्स तक को बंद कर दीजिए। बाहर से आने वाली रोशनी को भी यथासंभव रोकिए। चौथा चरण, नेत्र आवरण। यदि कमरा पूरी तरह अंधेरा करना संभव नहीं है तो कॉटन आई मास्क का उपयोग कर सकते हैं। इससे आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश काफी हद तक कम हो जाता है। पांचवा चरण, स्थिरता। बिस्तर पर लेटने के बाद 2 से 5 मिनट तक बिल्कुल स्थिर रहिए। कोई करवट नहीं, कोई अनावश्यक हलचल नहीं। योग की भाषा में इसे इंद्रियों का प्रत्याहार कहा जाता है, यानी इंद्रियों को धीरे धीरे बाहरी संसार से हटाकर भीतर की ओर ले जाना। और यही वो अवस्था है जहां से वास्तविक निद्रा की शुरुआत होती है। लेकिन केवल अंधेरा ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यदि भोजन गलत समय पर लिया जाए तो नींद की गुणवत्ता फिर भी प्रभावित हो सकती है। और यही हमें दूसरी महत्वपूर्ण वैदिक तकनीक की ओर ले जाता है, रात्रि भोजन नियम। अब बात करते हैं दूसरी वैदिक तकनीक की, रात्रि भोजन नियम। आयुर्वेद कहता है कि हमारा जठराग्नि यानी पाचन अग्नि सूर्य के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। जब सूर्य आकाश में ऊंचा होता है तब हमारी पाचन शक्ति भी सबसे अधिक सक्रिय होती है, और जैसे जैसे सूर्य अस्त होने लगता है वैसे वैसे जठराग्नि भी मंद पड़ने लगती है। यही कारण है कि प्राचीन आचार्यों ने सूर्यास्त के बाद भारी भोजन करने से बचने की सलाह दी थी। आदर्श रूप से भोजन सूर्यास्त, संगीत के आसपास या उसके 1.5 से 2 घंटे के भीतर कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि सूर्यास्त 6 बजे होता है तो 8 बजे से पहले भोजन समाप्त कर लेना अधिक उपयुक्त माना गया है। लेकिन ऐसा क्यों? इसका उत्तर शरीर की रात्रिकालीन मरम्मत प्रक्रिया में छिपा हुआ है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि रात के समय शरीर केवल सोता नहीं है, वो स्वयं संगीत को पुनर्निर्मित भी करता है। विशेष रूप से रात 10 बजे से लेकर लगभग 2 बजे तक का समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से ये पित्तकाल का समय है। इसी अवधि में शरीर की मरम्मत प्रक्रिया सबसे अधिक सक्रिय होती है। कोशिकाओं का पुनर्निर्माण होता है, धातुओं का पोषण होता है, शरीर स्वयं को शुद्ध करता है। और आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहें तो यही वो समय है, संगीत, जब ग्रोथ हार्मोन का स्राव अपने चरम पर होता है, यानी वही हार्मोन जो मांसपेशियों, त्वचा, कोशिकाओं और ऊतकों की मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क भी पूरे दिन के दौरान जमा हुए मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम देर रात भोजन करते हैं।
ऐसी स्थिति में शरीर अपनी ऊर्जा मरम्मत में लगाने के बजाय भोजन को पचाने में लगा देता है। परिणाम स्वरूप रिपेयर प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। नींद तो आती है, लेकिन वो पोषण देने वाली नींद नहीं होती। सुबह उठने पर शरीर में वो ताजगी नहीं मिलती जिसकी अपेक्षा होती है। इसीलिए आयुर्वेद केवल जल्दी भोजन करने की सलाह नहीं देता, बल्कि रात के भोजन को हल्का रखने पर भी जोर देता है। इसे मित्ताहार सिद्धांत कहा जाता है, अर्थात दिन भर के भोजन की तुलना में रात्रि भोजन कम मात्रा में होना चाहिए। रात के समय खिचड़ी, सूप, हल्की सब्जियां या दूध जैसे हल्के विकल्प अधिक उपयुक्त माने गए हैं। अब बढ़ते हैं तीसरी वैदिक तकनीक की ओर, पाद अभ्यंग यानी सोने से पहले पैरों के तलवों की मालिश। पहली नजर में ये एक साधारण आदत लग सकती है, लेकिन आयुर्वेद इसे अत्यंत प्रभावशाली मानता है। हमारे पैरों के तलवों में अनेक नर्व एंडिंग्स और मर्म बिंदु होते हैं। इनका संबंध शरीर के विभिन्न अंगों से माना जाता है, विशेष रूप से आंखों, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से। आयुर्वेद कहता है कि पैरों में वायु और अग्नि तत्व का विशेष प्रभाव होता है। जब इनका संतुलन बिगड़ता है तब मन में बेचैनी बढ़ सकती है, अत्यधिक विचार आने लगते हैं और नींद प्रभावित होने लगती है। इसीलिए रात्रि में सोने से पहले पाद अभ्यंग करने की सलाह दी जाती है। अब इसे सही तरीके से कैसे किया जाए? सबसे पहले अपने पैरों को गुनगुने पानी से धो लीजिए, फिर उन्हें अच्छी तरह सुखा लीजिए। इसके बाद हल्का गुनगुना तिल का तेल लीजिए। तेल को पैरों के तलवों पर लगाइए और 2 से 3 मिनट तक धीरे धीरे गोलाकार गति में मालिश कीजिए। विशेष रूप से अंगूठे के नीचे वाले हिस्से पर थोड़ा अधिक ध्यान दीजिए। मालिश पूरी होने के बाद सीधे बिस्तर पर जाकर विश्राम कीजिए। ये छोटी सी प्रक्रिया तंत्रिका तंत्र को शांत करने में आश्चर्यजनक रूप से मदद कर सकती है। अब आते हैं चौथी और बेहद महत्वपूर्ण तकनीक पर, मनोमय कोश की शुद्धि यानी सोने से पहले मन की सफाई। आयुर्वेद और योग दोनों बताते हैं कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर 5 स्तर या 5 कोश कार्य करते हैं। पहला है अन्नमय कोश यानी हमारा भौतिक शरीर। दूसरा है प्राणमय कोश जो श्वास और जीवन ऊर्जा से जुड़ा है। तीसरा है मनोमय कोश यानी मन, विचार और भावनाओं का स्तर। चौथा है विज्ञानमय कोश जो बुद्धि और विवेक का क्षेत्र है। और पांचवा है आनंदमय कोश जो आनंद और गहन शांति का स्तर माना जाता है। दिन भर हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं और अनुभव करते हैं, उसका प्रभाव मनोमय कोश में जमा होता रहता है। अधूरे विचार, अधूरी बातचीत, तनाव, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, चिंताएं, ये सब मन के भीतर जमा होने लगते हैं। यदि इन्हें मुक्त न किया जाए तो रात में भी मन सक्रिय बना रहता है और यही कारण है कि शरीर सो जाता है लेकिन दिमाग जलता रहता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति आनंदमय कोश की गहराई तक पहुंच ही नहीं पाता और परिणाम स्वरूप नींद सतही बनी रहती है। आयुर्वेद इस मानसिक अवशेष को मानसिक आम कहता है, यानी मन का जमा हुआ कचरा। इसीलिए सोने से पहले मन को हल्का करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहले आंखें बंद कीजिए, फिर पूरे दिन को उल्टे क्रम में याद कीजिए। सुबह से रात तक नहीं, बल्कि रात से सुबह तक। लेकिन केवल साक्षी बनकर, किसी भी घटना में दोबारा भावनात्मक रूप से शामिल हुए बिना। इसके बाद अगले दिन के आवश्यक कार्यों की मानसिक सूची बना लीजिए और फिर स्वयं से कहिए कल देखेंगे, अभी नहीं। ये संकेत मस्तिष्क को आराम की अवस्था में जाने में सहायता करता है। अंत में केवल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, अतीत न भविष्य। अब आते हैं 5वीं और अंतिम वैदिक तकनीक पर, योगिक क्रियाएं। आयुर्वेद और योग दोनों मानते हैं कि नींद केवल शरीर की प्रक्रिया नहीं है, ये प्राणों की भी प्रक्रिया है। यदि प्राण अशांत है तो शरीर बिस्तर पर पड़ा रहेगा, लेकिन नींद गहरी नहीं होगी। और यदि प्राण संतुलित है तो शरीर सहज रूप से विश्राम की अवस्था में प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने सोने से पहले कुछ विशेष यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करने की सलाह दी थी। इनमें सबसे पहली क्रिया है चंद्रभेदी प्राणायाम। इसका उद्देश्य शरीर और मन को शीतलता प्रदान करना है, क्योंकि रात का समय विश्राम का समय है, सक्रियता का नहीं। इसे करने के लिए सबसे पहले आराम से सीधा बैठ जाइए। अब अपने दाएं हाथ को विष्णु मुद्रा में रखिए। दाएं नथुने को अंगूठे से बंद कर दीजिए और केवल बाएं नथुने से धीरे धीरे गहरी सांस भीतर लीजिए। जितनी देर सहज रूप से रोक सके उतनी देर रोकिए। फिर दाएं नथुने से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए। ये एक राउंड हुआ। इसी प्रकार 5 से 6 राउंड कीजिए। ये अभ्यास चंद्र ऊर्जा को सक्रिय करने में सहायता करता है, मन को शांत करता है और शरीर को निद्रा के लिए तैयार करता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण क्रिया है भ्रामरी प्राणायाम। संगीत। यदि मन में अत्यधिक विचार चल रहे हो, तनाव हो
या दिमाग लगातार सक्रिय बना हुआ हो, तो ये प्राणायाम विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है। इसे करने के लिए सीधा बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अब क्षणमुखी मुद्रा बनाइए। दोनों अंगूठों से कान बंद कर लीजिए। उंगलियों को हल्के से आंखों और चेहरे पर टिकाइए। फिर नाक से गहरी सांस भीतर लीजिए और सांस छोड़ते समय मधुमक्खी जैसी हमम की ध्वनि उत्पन्न कीजिए। ध्यान ध्वनि की कंपन पर रखिए। महसूस कीजिए कि वो कंपन पूरे मस्तिष्क में फैल रही है। यही भ्रामरी का सार है। ये अभ्यास मस्तिष्क को गहराई से रिलैक्स करता है, मानसिक शोर को कम करता है और नींद की तैयारी में अद्भुत सहायता करता है। इसे भी 5 से 7 राउंड तक किया जा सकता है। इसके बाद आती है एक अत्यंत सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली क्रिया, शवासन। अधिकांश लोग इसे केवल लेटना समझते हैं, लेकिन वास्तव में शवासन का अर्थ है शरीर को पूर्ण रूप से छोड़ देना। इसे करने के लिए सीधे लेट जाइए। हाथों को शरीर से थोड़ा दूर रखिए। हथेलियां ऊपर की ओर खुली रहने दीजिए। पैरों के बीच थोड़ा अंतर रखिए और आंखें बंद कर लीजिए। अब शरीर के प्रत्येक भाग को ढीला छोड़ दीजिए। पैरों से लेकर सिर तक कोई तनाव नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, सिर्फ विश्राम। जब शरीर पूरी तरह शिथिल हो जाता है, तब तंत्रिका तंत्र को यह संकेत मिलता है कि अब सुरक्षा है, अब विश्राम संभव है, और यहीं से गहरी नींद का द्वार खुलने लगता है। इसके बाद आती है योग निद्रा। लेकिन योग निद्रा स्वयं में एक विशाल विषय है। ये केवल विश्राम तकनीक नहीं है, ये चेतना और निद्रा के बीच की एक अद्भुत अवस्था है। इसे विस्तार से समझने के लिए अलग चर्चा की आवश्यकता होती है, क्योंकि योग निद्रा में व्यक्ति सोता भी नहीं और पूरी तरह जागता भी नहीं। वो दोनों अवस्थाओं के बीच एक विशेष स्थिति में प्रवेश करता है, और यही स्थिति गहरे मानसिक तथा शारीरिक पुनर्निर्माण में सहायता करती है। अब यदि हम इन सभी तकनीकों को एक साथ देखें, तो एक बात स्पष्ट हो जाती है। अच्छी नींद किसी एक गोली, किसी एक सप्लीमेंट या किसी एक उपाय का परिणाम नहीं है। ये जीवन शैली का परिणाम है। ये प्रकाश के सही उपयोग का परिणाम है। ये भोजन के सही समय का परिणाम है। ये शरीर की देखभाल का परिणाम है। ये मन की सफाई का परिणाम है, और ये प्राणों के संतुलन का परिणाम है। जब ये सभी चीजें एक साथ आती है, तब नींद केवल एक आदत नहीं रहती, वो एक उपचार बन जाती है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शरीर स्वयं को ठीक करता है, मन स्वयं को संतुलित करता है और चेतना स्वयं को पुनः स्थापित करती है। यही कारण है कि आयुर्वेद में निद्रा को जीवन के 3 मुख्य स्तंभों में से एक माना गया है। यदि भोजन सही है लेकिन नींद खराब है, तो स्वास्थ्य अधूरा रहेगा। यदि व्यायाम सही है लेकिन नींद खराब है, तो शरीर अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन यदि नींद गहरी और पोषण देने वाली है, तो शरीर स्वयं को ठीक करने की अद्भुत क्षमता रखता है। इसलिए आज से ही इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना शुरू कीजिए। कमरे को अंधकारमय बनाइए। रात्रि भोजन समय पर कीजिए। पाद अभ्यंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। सोने से पहले मन की सफाई कीजिए और इन सरल यौगिक क्रियाओं का अभ्यास कीजिए। कुछ ही दिनों में आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपकी नींद बदल रही है, सुबह उठने की ऊर्जा बदल रही है, आपका फोकस बदल रहा है, आपका मूड बदल रहा है, और धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदलने लग रहा है। क्योंकि जैसा महर्षि चरक ने कहा था, सुख और दुहक, बल और निर्बलता, ज्ञान और अज्ञान, यहां तक कि जीवन की गुणवत्ता भी बहुत हद तक हमारी निद्रा पर निर्भर करती है। और जब निद्रा सुधर जाती है, तो जीवन के अनेक द्वार अपने आप खुलने लगते हैं। संगीत, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।